सरोज बड़ी ही भोली और मासूम लड़की थी। अपने परिवार के साथ सरोज बड़े खुशी से रह रही थी। अपने घर वालों के लिए रोज अच्छा अच्छा खाना बनाना, उनके चेहरे की खुशी देखना सरोज को बड़ा अच्छा लगता था। खाना बनाने में सरोज बड़ी ही निपुण थी, लेकिन फिर भी उसे खुद पर यकीन ही नहीं था कि उसके हाथों में सच में स्वाद है। उसे हमेशा लगता था कि ये सब तो वो जिन बर्तनों में खाना बनाती है उसका कमाल है। वाह वाह वाह, बढ़िया खुशबू आ रही है किचन से। वैसे मेरी प्यारी बहना क्या बना रही है? हमारे किचन से खाने की खुशबू आज की थोड़ी ना है, ये तो रोज आती है। हमारी सरोज इतनी निपुण जो है खाना बनाने में। हाँ भाई, ये बात तो सही है। जब तक मैं सरोज के हाथ का खाना नहीं खा लेता, ना मेरा दिल भरता है ना ही पेट। हमारी बेटी के हाथों में साक्षात अन्नपूर्णा माता का वास है। क्या खाना बनाती है। बस बस, इतनी भी तारीफ बंद करो। और खाना मैं बनाऊं या माँ, हमारे घर में खाना अच्छा ही बनता है, क्योंकि ये किसी के हाथों का कमाल नहीं है, ये हमारे बर्तनों का कमाल है। मुझे तो लगता है इतने सालों से इन्हीं बर्तनों में हम खाना बना रहे हैं, इस वजह से कोई कुछ भी बनाए, खाने में स्वाद डालना इन बर्तनों की आदत हो गई है। अगर ये बर्तन ना होते ना तो मुझे नहीं लगता खाना इतना अच्छा बन पाता। तो अगर आपको तारीफ करनी है तो हमारे बर्तनों की करो, मेरी नहीं। क्या दीदी, आप भी? कोई बर्तन कैसे स्वाद दे सकता है? स्वाद आपके हाथों में है, बस ये बात आप मानने को तैयार नहीं है। हाँ सरोज बेटा, ये सच कह रहा है। स्वाद तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें ही खुद पर यकीन नहीं है। पता नहीं पापा क्यों, लेकिन जब भी मैं इन बर्तनों में खाना बनाती हूँ ना, एक अलग ही जोश आ जाता है। ऐसा लगता है चाहे मैं कोई मसाले डालूं या ना डालूं, खाना तो अच्छा ही बनने वाला है। अगर गलती से भी कोई और बर्तन खाना बनाने के लिए ले लूं तो मुझसे खाना जल जाता है, नहीं तो फिर बिगड़ जाता है। सब्जी जलने का और बर्तनों का कोई लेना देना नहीं है बेटा। सच तो यह है कि तुम्हारे हाथ में स्वाद है, इसी वजह से तुमने बनाया हुआ खाना स्वादिष्ट होता है। शायद होगा ऐसा, लेकिन मुझसे किसी और बर्तन में खाना बनता ही नहीं है। मैं नहीं बना सकती किसी और बर्तन में अच्छा खाना। अभी कुछ दिनों में शादी करनी है तुम्हारी, ससुराल जाकर तुम्हें अलग बर्तनों में खाना बनाना होगा। फिर क्या करोगी? तब तो तुम्हें नए बर्तन अपनाने ही होंगे ना। माँ, हम एक काम करेंगे। जब बेटी विदा होती है तो लोग उसके साथ महंगे महंगे तोहफे देते हैं ना, अच्छी अच्छी नई चीजें देते हैं। हम हमारी दीदी को उसके फेवरेट ये पुराने बर्तन देंगे। फिर हमारी लाडली अपने मायके के पुराने स्वाद देने वाले बर्तनों में अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाएगी, है ना दीदी? माँ, ये ना बड़ा शैतान हो गया है, हर बात को लेकर मेरा मजाक बनाता है। सरोज सुमित की पीठ पर झूठ मुटका मारती है और सुमित जोर से हंस पड़ता है। अरे उस बेचारे को क्यों मार रही है? सच्ची तो कह रहा है वो। अगर इनके अलावा तुम किसी और बर्तनों में खाना ही नहीं बना सकती तो क्या ले जाओगी अपने मायके के पुराने बर्तन अपने ससुराल में? हाँ, ले जाऊंगी, क्योंकि ये दुनिया के सबसे खास बर्तन है। इन बर्तनों से मुझे अलग ही लगाव है। और सबसे खास बात, इन बर्तनों में कुछ भी बनाया तो अच्छा ही बनता है, मुझे पता है। ऐसे बर्तन अपने ससुराल ले जाने में कैसी शर्म, मैं तो ले जाऊंगी। अभी तो कह रही थी आप दीदी कि पुराने बर्तनों में कैसी शर्म, लेकिन एक बार रिश्ता फिक्स होने दो, अच्छा ससुराल मिलने दो, फिर आप खुद ही मना कर दोगी, नहीं भाई नहीं, ये पुराने बर्तन नहीं चाहिए मुझे। नहीं करूंगी ऐसा, देख लेना तुम। अब बस भी करो ये पुराने बर्तनों वाला पुराण। चलो खाना ठंडा हो रहा है, खा लेते। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन एक बड़े परिवार के लड़के किरण का रिश्ता सरोज के लिए आता है। सरोज दिखने में काफी सुंदर, सुशील और समझदार थी। किरण को तो सरोज देखते ही पसंद आ जाती है। बड़े ही धूमधाम से पूरे परिवार के साथ सरोज किरण को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर जाता है। थोड़े ही दिनों में सरोज किरण के घर में अच्छे से घुल मिल गई थी। कुछ दिनों बाद, बेटा सरोज, तुम ज्यादा कुछ बोलती नहीं हो, तुम्हें इस घर में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो, मुझे अपनी माँ ही समझना और मुझसे खुलकर बात करना। तुम मेरे लिए मेरी मिताली जैसी हो, जैसे वो मेरी बेटी है वैसे तुम भी मेरी बेटी हो। वैसे तुम इस शादी से खुश तो हो ना बेटा? जी हाँ माँ जी, मैं इस शादी से बिल्कुल खुश हूँ। आप सब इतने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। मैं तो नसीब वाली हूँ जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। तो फिर तुम इतनी उदास और गुमसुम क्यों रहती हो? अपने घर वालों की याद आती है क्या? घर वालों की याद तो आती है, लेकिन क्या बेटा? तुम्हें याद आ रही तो जाकर मिलाओ। कहाँ तुम्हें ज्यादा दूर जाना है? एक ही शहर में तो है तुम्हारा ससुराल और मायका। नहीं माँ जी, वैसी बात नहीं है। हमारे घर में ना खाना बनाने के लिए वो मौसी आती है। क्या हम घर पर खाना नहीं बना सकते? क्या हुआ बेटा, तुम्हें उनके हाथ का खाना पसंद नहीं है क्या? हमारे घर में सभी को उनके हाथ का खाना बहुत पसंद है। काफी अच्छा खाना बनाती है वो।
नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था माँ जी। मासी तो अच्छा खाना बनाती है, लेकिन मुझे ना खाना बनाना बहुत पसंद है। जब से मुझे खाना बनाना आने लगा है, तब से ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जिस दिन मैंने खाना ना बनाया हो। और सच कहूँ तो मुझे किचन के बर्तनों से काफ़ी लगाव है। मेरी शादी को 1 महीना हो गया और मैं किचन से दूर हूँ। बड़ा अजीब लग रहा है। जब मैं खाना बनाकर अपने परिवार वालों को खिलाती हूँ, तब उनके चेहरे की खुशी देखकर मुझे भी खुशी होती है। अब मैं खाना नहीं बना रही हूँ, इस वजह से आपको मेरे चेहरे पर उदासी दिख रही है। तो मैं सोच रही थी, अब हमारे घर में खाना मैं बनाऊँ तो अगर वो मासी को काम की ज़रूरत हो तो आप उन्हें कुछ अलग काम दे देना। वही मैं सोच रही हूँ, घर में सब कुछ इतना अच्छा है, फिर भी तुम इतनी उदास क्यों हो? ये कारण है तुम्हारी उदासी के पीछे का। वैसे हमारे यहाँ जो मौसी खाना बनाती है ना, वो हमारे यहाँ का काम छोड़ने ही वाली है। मैंने ही पकड़ कर रखा है उन्हें। उसे अपने बेटे के पास नासिक जाना है, लेकिन मिताली को उसके कामों से, पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती घर के काम करने के लिए। और अब मुझसे अकेले ज़्यादा काम होता नहीं, तो मैंने उन्हें कहा कुछ दिन, मतलब जब तक नई काम वाली नहीं मिल जाती तब तक तुम हमारे यहाँ का काम मत छोड़ो। तुम भी नहीं हो, तुम्हें भी कैसे मैं एकदम से पूरा काम थमा देती। इस वजह से मैंने उन्हें जाने नहीं दिया। लेकिन अगर तुम्हें खाना बनाना अच्छा लगता है तो ठीक है, आज से तुम खाना बनाओ, मैं उन्हें काम के लिए मना कर देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आज नहीं, आज के दिन उन्हें ही खाना बनाने दो। कल से हर रोज़ मैं ही खाना बनाऊंगी। ऐसा क्यों? तुम्हें तो खाना बनाना अच्छा लगता है ना, फिर आज से क्यों नहीं? वो मुझे अपने मायके जाना है। ठीक है, आज वो मौसी खाना बना देगी, कल से तुम बनाना। शाम को सरोज अपने मायके जाती है। अगले दिन सुबह सुबह सरोज अपने मायके से वापस आती है, लेकिन उसके हाथ में एक बड़ी गोनी थी जिसमें काफ़ी सामान था। और सामान देखकर, सरोज, तुम इतनी सुबह सुबह रिक्शा से क्यों आई? मुझे फ़ोन कर देती, मैं लेने आ जाता तुम्हें। और ये हाथों में क्या है तुम्हारे? सारे सवालों के जवाब देती हूँ मैं, मुझे अंदर तो आने दो। सरोज घर के अंदर आती है, तभी रोहिणी भी उसके कमरे से बाहर आती है। अरे बहू, कल शाम को ही तो गई थी तुम अपने मायके, आज सुबह सुबह वापस आ गई। सबसे मिलकर आराम से वापस आती। और ये बड़े गोनी में क्या है? यही बात तो मैं कब से पूछ रहा हूँ माँ, ये बता ही नहीं रही। इतनी बड़ी गोनी लेकर ये अकेली आई है। ये क्या बात हुई बेटा? एक फोन किरण को कर देती, वो आ जाता तुम्हें लेने। तुम्हारे साथ इतना सामान था, अकेले आने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा कि किरण जी सो रहे होंगे, आज संडे है ना, तो क्यों उन्हें परेशान करना। और ज्यादा दूर थोड़ी ना है, यहाँ पास ही में तो है मेरा मायका। ठीक है, चलो आप बताओ इस गोनी में क्या है? वो आपसे मैंने कल कहा था ना कि आज से हमारे घर पर सारा खाना मैं बनाऊंगी, बस उसी के लिए मैं ये सामान लेकर आई हूँ। लेकिन हमारे घर पर तो सब कुछ है, फिर ये और सामान क्यों? माँ जी, किरण जी, ये ना मेरे पसंदीदा बर्तन है। मैं इन्हीं बर्तनों में खाना बनाना सीखी हूँ। तब से लेकर आज तक इन बर्तनों में मैं जो भी बनाती हूँ वो अच्छा ही बनता है। अगर इन बर्तन के अलावा मैंने किसी और बर्तनों में खाना बनाया ना, तो वो खाना जल जाता है, नहीं तो वो खाना खराब हो जाता है। सच कहूँ ना तो ये बर्तन स्वाद देने वाले बर्तन है। इन बर्तनों में बना हुआ खाना खाकर हर कोई खुश हो जाता है। इन बर्तनों में मेरा बनाया हुआ खाना सुमित को, माँ को, पापा को काफ़ी पसंद है। वो तो इन बर्तनों में बना हुआ खाना खाकर उंगलियां चाटते रहते हैं। अपने मायके के बर्तनों में से कुछ बर्तन मैं यहाँ हमारे घर लेकर आई हूँ, ताकि आपको भी स्वादिष्ट खाना चखने को मिले। ये कढ़ाई सब्जी को ना एक अलग ही रंग देती है, स्वाद देती है। इस तवे पर अगर मैं रोटी सेकूं तो रोटी बिल्कुल नरम हो जाती है। इस पतीले में ऐसी दाल बनती है क्या क्या बताओ, आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये चम्मच सिर्फ किसी भी सब्जी में हिला दो, सब्जी में जान आ जाती है, सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। अगर इन बर्तनों में खाना बनाना तो खाने में 4 चांद लग जाते हैं। तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ बेटा, स्वाद तो हाथ में होता है। स्वाद देने वाले बर्तन ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो तुम्हें इन बर्तनों से लगाव है ना, इस वजह से तुम ऐसा सोच रही हो। माँ जी प्लीज़, अब मुझे ये बर्तन किचन में इस्तेमाल करने दो ना। मुझे सिर्फ इन्हीं बर्तनों में खाना बनाना आता है, मैं किसी और बर्तन में खाना नहीं बना सकती। लेकिन सरोज, ये बर्तन काफी पुराने हैं और हमारे किचन में सारे बर्तन नए हैं। किचन का पूरा व्यू ही इन बर्तनों की वजह से खराब हो जाएगा। माँ जी प्लीज़। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? ठीक है, बनाओ इन बर्तनों में खाना, देखते हैं तुम्हारे स्वाद देने वाले मायके के बर्तनों का कमाल। लेकिन माँ। किरण, एक बार मैंने इजाज़त दे दी ना तो बस बात खत्म। जाओ तुम जाकर नहा लो, फिर हम सब मिलकर नाश्ता करते हैं। सरोज, जाओ जाकर मिताली को जगाओ। पता नहीं इस लड़की का कैसे होगा शादी के बाद। उम्र हो गई है शादी की, लेकिन अभी भी बच्चों जैसी हरकतें करती है। सरोज अपने मायके से लाए हुए बर्तनों में पहली बार सबके लिए नाश्ता बनाती है। वाह सरोज,
तुम्हारे हाथों में तो काफी स्वाद है। कितना अच्छा नाश्ता बनाया है तुमने। हाँ भाभी, सच में ऐसा लग रहा है किसी होटल से लाया हो। स्वाद तो अच्छा है ही, लेकिन कितना फटाफट बनाया। कम टाइम में कितना कुछ बना लिया तुमने। किरण, देखा है तुम्हारी पत्नी कितनी होशियार है खाना बनाने में। माँ, ये स्वाद सरोज के हाथों का थोड़ी ना है। ये स्वाद तो सरोज के मायके से जो बर्तन आया है उसका है। मैं भी वही कह रही हूँ, ये स्वाद मेरे हाथों का नहीं है। देखिए ना माँ जी, इन बर्तनों में खाना कितना स्वादिष्ट होता है। ये बर्तन ना बिल्कुल जादुई है। भाभी, भैया मजाक कर रहा है। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये स्वाद सच में इन बर्तनों की वजह से आया है। ये और उसके मायके के बर्तन, उफ। सरोज के मायके से जो पुराने बर्तन आए थे, उन बर्तनों की वजह से किरण काफी अपसेट था। रोहिणी को भी वो बर्तन किचन में अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन उससे अपनी बहू का दिल दुखाया नहीं जा रहा। ऐसे ही कई दिन चले जाते हैं। सरोज अपने परिवार वालों के लिए नए नए पकवान उन बर्तनों में बनाती। ऐसे ही एक दिन रोहिणी की दोस्त सुमति रोहिणी के घर आती है। वाह रोहिणी, बड़ी नसीब वाली हो। क्या घर बनाया है तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए, एकदम आलीशान। हाँ, नसीब वाली तो हुई मैं। बेटा अच्छा खासा कमाता है, बहू भी सर्वगुण संपन्न है, बेटी के लिए भी अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, सब कुछ सही है। घर देखते देखते सुमति की नजर किचन की तरफ जाती है। ये क्या, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए घर तो बड़ा आलीशान और नया खरीद लिया, लेकिन क्या घर खरीदते खरीदते उसके सारे पैसे खत्म हो गए? वो तुम्हारे लिए नए घर में सारे बर्तन नहीं खरीद पाया क्या? कुछ बर्तन नए, कुछ बर्तन पुराने। इतना अच्छा किचन है और उसमें ये पुराने बर्तन बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहे। अरे वो पुराने बर्तन बहू अपने मायके से लाई है। तुम्हारा बेटा इतना अच्छा कमाता है, फिर तुम पर कैसे ऐसी नौबत आ गई? अपनी बहू के मायके से पुराने बर्तन मंगवाने पड़े? अरे वो सब तुम जाने दो, इतने दिनों बाद मिली हो, कुछ और बातें करते हैं ना। थोड़ी देर बाद सुमति चली जाती है, लेकिन सुमति ने जो कुछ भी कहा उसका रोहिणी को काफी गुस्सा आ गया। वो तुरंत ही किचन के सारे पुराने बर्तन हटा देती है। थोड़ी देर बाद सरोज घर पर आती है। माँ जी, ये क्या, मेरे सारे बर्तन कहाँ गए जो मैं अपने मायके से लाई थी? हटा दिए सारे बर्तन। लेकिन माँ जी क्यों? आपने मुझे इजाजत दी थी ना ये बर्तन किचन में रखने की। हाँ, मैंने तुम्हें इजाजत दी थी क्योंकि उस वक्त तुम नई थी। इस घर से, इस घर की चीजों से तुम्हें लगाव नहीं था। लेकिन अब तो तुम्हें यहाँ आए हुए 1 साल हो गया है। आज तक मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम मेरी बात मानो। आज से तुम अपने मायके से आए हुए बर्तनों में नहीं, बल्कि हमारे यहाँ के बर्तनों में खाना बनाओगी। नहीं 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 माँ जी, मैं नहीं बना सकती किसी और बर्तनों में खाना। तुम्हें बनाना होगा बहू। अगर आप मुझे मेरे मायके से लाए हुए पुराने बर्तनों में खाना बनाने नहीं दोगी तो मैं मायके चली जाऊंगी। वहां जाकर अपने बर्तनों में खाना बनाऊंगी, लेकिन मैं किसी भी नए बर्तनों में खाना नहीं बनाऊंगी। तो ठीक है, चली जाओ तुम अपने मायके। मैं खुद बना लूंगी अपने घर के लिए खाना। वैसे भी अभी कोई नौकरानी नहीं मिलेगी। तुम्हारे कहने पर मैंने खाना बनाने वाली मौसी को भी ना कह दिया था, वो भी चली गई होगी अब अपने बेटे के पास। गुस्से गुस्से में रोहिणी खुद खाना बनाएगी ये तो सरोज से कह देती है, लेकिन 2-3 दिन में ही किचन के पास खड़े रहकर उसके पैर दर्द करने लगते हैं। सरोज का गुस्सा शांत हो जाता है, वो भी अपने मायके से वापस आ जाती है। वापस आ गई अपने मायके से इतनी जल्दी? वो मैं क्या? तुम ही संभालो अपना किचन, मुझसे नहीं हो रहा। तुम चाहे पुराने बर्तनों में बनाओ या फिर नए बर्तनों में, लेकिन खाना तुम ही बनाओ। तुम्हारे जैसा स्वाद मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा। आपके बनाए हुए खाने में भी ऐसा ही स्वाद आता अगर आप ये मेरे वाले बर्तन इस्तेमाल करते। अरे बस बस, पता है मुझे तुम और तुम्हारे बर्तन। उफ। सरोज के ससुराल वाले सरोज को उसके मायके से आए हुए पुराने बर्तनों के साथ स्वीकार कर लेते हैं। सरोज फिर से अपने घर वालों के लिए अपने मायके से आए हुए पुराने बर्तनों में खाना बनाती रही और जो स्वाद उसके हाथों में था उसका पूरा श्रेय उन पुराने बर्तनों को देती रही। फिर एक दिन मिताली को देखने लड़के वाले आते हैं। तब सरोज, तुम सब कुछ संभाल लोगी ना? देखो ये लोग मिताली के ससुराल वाले हैं, हमारी एक गलती भी हमारे लिए भारी पड़ सकती है। मिताली की जिंदगी का सवाल है। माँ जी, मेरे पसंदीदा बर्तन है ना, चुटकी बजाती ही अच्छा स्वादिष्ट खाना बन जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। सरोज किचन की तरफ चली जाती है। किचन जाती ही सरोज जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ जी, किरण जी। अरे क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो सरोज? किरण जी देखिए ना, मेरे बर्तन नहीं मिल रहे, मेरे मायके से लाए हुए बर्तन। आज मिताली के ससुराल वाले आने वाले हैं, मुझे उनके लिए खाना बनाना जरूरी है। अगर बर्तन नहीं मिले तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? बेटा सरोज, आज तक तुमने जो कुछ भी कहा मैंने सब कुछ माना। तुम्हें अपनी बेटी जैसा प्यार दिया,
आज मेरी बेटी के जिंदगी का सवाल है, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। वो बर्तन मिले या ना मिले, तुम्हें अच्छा खाना बनाना ही होगा। आज इस घर की बहू के रूप में तुम्हारी परीक्षा है। इतने लोगों का खाना मुझसे नहीं बनेगा भाई। लेकिन माँ जी मैं कैसे बनाऊं, मुझ में हिम्मत ही नहीं है। मेरे पसंदीदा बर्तन कहाँ होंगे? सरोज, ये वक्त बर्तनों के बारे में सोचने का नहीं है। अगर आज वक्त पर खाना नहीं बना तो शायद मिताली का अच्छे घर में रिश्ता बनते बनते रह जाएगा। मुझे यकीन है तुम अच्छा खाना बना लोगी, प्लीज मेरे लिए। घर वाले सरोज को खाना बनाने के लिए हिम्मत देते हैं। पूरी हिम्मत जुटाकर एक लंबी सांस लेकर सरोज नए बर्तन अपने हाथ में लेती है। मिताली का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाकर खाना बनाना शुरू करती है। देखते देखते पूरा खाना बन जाता है, लेकिन सरोज के मन में अभी भी संदेह था कि खाना कैसा बना है। शाम के वक्त मेहमान घर आते हैं, सारी बातें होती हैं, बाद में सब खाना खाते हैं। खाना इतना अच्छा बना था कि सब उंगलियां चाटते चाटते खाते हैं। मेहमानों की ओर से खाने की बड़ी ही तारीफ होती है और मिताली का रिश्ता पक्का हो जाता है। सबसे अनुमति लेकर मिताली के ससुराल वाले चले जाते हैं। थैंक यू सो मच सरोज, इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। तुम्हारे मायके के बर्तन नहीं मिल रहे थे तो मैं तो डर ही गई थी, लेकिन सच में तुमने तो कमाल कर दिया। क्या खाना बनाया था। सरोज, तुम्हें अपने आप पर यकीन नहीं था क्योंकि तुम्हारे पसंदीदा बर्तन हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने रहते थे। लेकिन आज तुमने तुम्हारे पसंदीदा बर्तन का यूज़ किए बगैर खाना बनाया और सबको पसंद भी आया। इसका मतलब स्वाद तुम्हारे हाथ में है, उन बर्तनों में नहीं। अब तो तुम्हें इस बात का यकीन करना ही होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वो बर्तन तो सिर्फ बहाना था। सच तो यह है कि मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ और इसीलिए खाना अच्छा बनता है। आज अगर मेरे पसंदीदा बर्तन गायब नहीं होते तो शायद ये बात मुझे कभी भी पता नहीं चलती। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलो, कम से कम हमें तुम्हारे पुराने बर्तनों से मुक्ति तो मिल गई। आइए आज आपको ले चलते हैं जयपुर की गलियों में, जहां हाथी घोड़े के साथ साथ रिश्तों का भी आपसी तालमेल अच्छी तरह देखा जा सकता था। ऐसा ही एक घर था अग्रवाल हाउस, जहां क्या बहुएं क्या बेटियां समझना बहुत मुश्किल था। एक सुबह दामिनी की बहू अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। हो गई तुम दोनों तैयार? अब जल्दी जल्दी जाओ और शॉपिंग करके आओ, और याद से मेरे लिए पीवीआर का पॉपकॉर्न लेकर आना। कैसे भूल जाएंगे आप, भूलने दोगी तब ना भाभी। मूवी के दौरान कॉल करने वाली है भाभी, रेडी रहना मुस्कान भाभी। वैसे मीनू भाभी, इस ड्रेस के साथ ये सैंडल मैचिंग तो जा रही है ना, और ये पर्स और मेरा हेयर स्टाइल ठीक लग रहा है ना। अरे ये क्या ओल्ड फैशन ड्रेसिंग कर रखी है तुमने। जाकर मेरे कमरे से मेरी सैंडल ले लो, नियॉन कलर की है। आजकल ये काली सैंडल्स कौन पहनता है। बाकी सब? अरे बाकी सब ठीक है, हेयर स्टाइल चेंज कर। आ मुस्कान, तेरी पूनी टेल बना देती हूँ, गर्मी का मौसम है ना। और खनक, तुम्हारे बालों का बन बना देती हूँ। इस तरह मीनू एक तरफ अपनी ननद को तैयार करती तो दूसरी तरफ अपनी देवरानी को। तभी दरवाजे से दामिनी अपनी सहेली विमला के साथ अंदर आती है। विमला के घर का ये नज़ारा देखकर विमला खिल उठती है। ये अपनापन और प्यार सिर्फ और सिर्फ तेरे घर में देखने को मिल सकता है दामिनी। पता ही नहीं चलता कौन ननद कौन भाभी। एक दूसरे की सेवा में जब ये लग जाती है तो ऐसा लगता है मानो जैसे तीनों बहनें हो। आप बैठिए ना आंटी जी, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अभी तो आपने हमें रेडी किया भाभी, आप बैठिए, मैं ला देती हूँ। आंटी जी, आपके लिए चाय ला दूँ या शरबत? गर्मी भी तो बहुत है। इसी प्यार की तो बात कर रही थी मैं दामिनी। मेरे घर पर तो मेरी बहू है, मेरी बेटी है, पर वो दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। मेहमान की आओ भगत करने के बाद मुस्कान और खनक मूवी देखने चली जाती हैं। मूवी के बाद दोनों सभी के लिए भर भर के शॉपिंग करने के बाद घर वापस आती हैं। मम्मी पापा भैया भाभी, कहाँ हो पापा? आप सबके लिए बहुत सारी शॉपिंग करके आई हूँ। खनक की आवाज़ सुनकर सभी हॉल में आते हैं और एक एक करके खनक सभी को गिफ्ट दिखाना शुरू करती है। ये भैया के लिए शर्ट, ये पापा आपके लिए ये शेविंग किट, और मम्मी के लिए साड़ी। ये क्या हो गया मम्मी, तुम रो क्यों रही हो? ज्यादा महंगी चीजें ला दी क्या इन दोनों ने? तू भी ना उसके लिए नहीं रो रही हूँ। कितने दिन की है इस घर में मेरी खनक। कुछ दिन में मेरी लाडो अपने घर की हो जाएगी। मुझे नहीं करनी शादी वादी। क्यों भेजना है मुझे पराया घर? सिर्फ भेजने के नाम से तुम रो रही हो, और जब मैं चले जाऊंगी तब?
जाना तो पड़ता ही है ना खनक, हम भी तो किसी के घर से तुम्हारे घर आए थे। हाँ बेटा, शादी तो करनी पड़ती है। मेरी खनक तो खनकेगी, चाहे इस घर में हो या उस घर में। आप ना जी जल्दी से लड़के देखना शुरू कीजिए, अब तो पढ़ाई भी ख़त्म हो गई है खनक की। और खनक के पापा और भाई उसके लिए लड़के देखना शुरू कर देते हैं। पर अगर शादी की बात घर पर चल रही हो तो बाकी सब कैसे शांत रहने वाले थे। अगली सुबह विमला जी अपने भतीजे का रिश्ता लेकर दामिनी के घर पहुंच जाती है। ये देख दामिनी, ये मेरा भतीजा है, विदेश में है, महीने के 2 लाख कमाता है, पूरे 2 लाख। राज करेगी तेरी खनक वहाँ। ऐसा भी नहीं कि खुद विदेश चला जाएगा और खनक को सास ससुर के पास छोड़ देगा, साथ ही लेकर जाएगा। इसकी गारंटी कौन लेता है आंटी जी? ये बात ना लड़के वाले ही करते हैं। पहले तो कहते हैं मैं ले जाऊंगा, और फिर बात आती है कि उनकी पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड मौजूद है, और फिर शादी होकर भी रिश्ता ना के बराबर रह जाता है। और हमने अपनी खनक को ऐसे संस्कार नहीं दिए कि गलत हम सफ़र मिल गया तो वो डाइवोर्स ले लेगी। हमने तो एक बार शादी कर ली सो कर ली। इस परिवार के संस्कार देखकर ही तो बिना सोचे मैं सीधा यहाँ आ गई रिश्ता लेकर मीनू, वरना मेरे भतीजे को क्या कमी है लड़कियों की। खनक तो फिलहाल अपने भाइयों के साथ दुकान गई हुई है। एक काम करिए, बायोडाटा और लड़के की तस्वीर यहाँ छोड़ दें, मैं खनक को दिखा दूँगी। दोपहर को खनक अपने भाइयों के साथ दुकान से वापस आती है। सभी खाने के टेबल पर बैठे थे, तभी मुस्कान कहती है, याद है खनक, मेरी क्लास में एक लड़का था सौरव, क्या तगड़ी नौकरी लगी है उसकी। क्या बताऊँ मम्मी जी, पिछले 7-8 सालों से लड़का प्रिपरेशन कर रहा था और फाइनली अफसर बन गया। मैं सोच रही थी एक बार खनक की बात उससे चलाए क्या। अगर ऑफिसर से शादी हो रही है तो फिर पायलट बुरा नहीं है। मेरी दूर की आंटी का बेटा है पायलट, वो कैसा रहेगा खनक के लिए? अरे पर क्यों करनी है शादी? यहाँ दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा सब कर रही है ना शादी, फिर तुम्हें क्यों नहीं करनी? अरे क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है। मेरी सुना को ये ड्रेस पसंद है तो मैं ये पहनूंगी, शादी में वो इस कलर की शेरवानी पहन रहा है तो मैं भी वैसी पहनूंगी। अरे कितना ड्रामा करती है लड़कियाँ, मुझे ना ये सारे ड्रामे पसंद नहीं है। अरे तुझे कौन कह रहा है ड्रामा करने को? सिंपल सी शादी करना, तू ये नखरे मत करना और क्या। और जिसकी नज़र में जो जो लड़का है सबकी तस्वीर खनक को दिखा दो, और परिवार कैसा है कि नहीं वो हम देख लेंगे। बाकी पापा ने प्रवीण अंकल के बेटे से भी बात चलाई है, रोहन नाम है उसका। रोहन? कई बार अंकल ने खनक को हमारी दुकान पर देखा है, तो जैसे उन्हें पता चला कि हम खनक की शादी के बारे में सोच रहे हैं तो उन्होंने सीधा हमारे घर आने की बात कर दी। नेक्स्ट संडे वो हमारे घर पर आ रहे हैं, एक बार खनक मिल ले तो अच्छा ही है। और अगले संडे रोहन के परिवार वाले खनक को देखने आते हैं। हम तो खनक को पहले ही देख चुके हैं, देखना तो बच्चों को एक दूसरे को है। बच्चे अगर आपस में बात कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। सही कहा अंकल जी, क्लैरिटी रहती है। हमारा क्या है, परिवार वाले तो बच्चों की खुशी में ही खुश होते हैं। कुछ देर बाद रोहन से बात करने के बाद जैसे ही खनक लौट कर आती है, उसके तो बात करने का तरीका ही बदल जाता है। कभी ना शर्माने वाली खनक किसी के सामने नज़रें भी उठाने से पहले 100 बार सोच रही थी। मुझे खनक पसंद है। और खनक तुम्हें? अब मैं क्या बोलूँ, इन्होंने बोला तो जो इनको ठीक लगे। और शर्माती हुई खनक कमरे में चली जाती है। अब आपकी बेटी आपकी नहीं रही, हमारी हो गई है दामिनी जी। वहीं के वहीं रोहन और खनक की सगाई हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह मुस्कान अपनी ननद के कमरे में चाय लेकर जाती है। पूरी रात बात चली है जीजा जी से, हैं? बताओ तो क्या बात हुई? अरे बताती हूँ, पहले आप ना ये चाय ले जाओ भाभी। चाय इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, मैं तो ग्रीन टी ही पीऊँगी। अरे खनक, एक दिन में क्या हो गया तुझे? तू तो दूसरों की ग्रीन टी छुड़वा दे इस चाय के चक्कर में, और आज तू खुद चाय नहीं पीना चाह रही। वो क्या है ना भाभी, रोहन को ना ये चाय वाय पसंद नहीं है, उसे हेल्दी लाइफस्टाइल में रहना सही लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी चाय छोड़ दूँ। अरे एक कप चाय में कुछ नहीं होता, पी ले पी ले। नहीं भाभी, अगर उनको पता चला तो बुरा लगेगा ना। और इसी तरह छोटे मोटे बदलाव अभी से ही खनक में दिखाई देने लगे थे। हमेशा जीन्स या वन पीस पहनने वाली खनक आजकल सूट पहनने लगी थी। अभी शादी हुई नहीं तुम्हारी खनक, और अभी से तुम सूट पहनने लगोगी तो ज़रूर लोग हमें ननद और तुम्हें भाभी समझ लेंगे। समझने लगे क्या? समझ ही लिया था। कल मेरी एक फ्रेंड ने मुझे जीन्स में देखा और खनक को सूट में, तो खनक को मेरी भाभी समझ बैठी।
अब घर में 1 महीने बाद शादी हो तो शॉपिंग की तैयारी होनी तो लाजमी थी। सभी खनक के लिए लहंगे की शॉपिंग के लिए निकल रहे थे कि खनक दरवाजे पर ही रुक जाती है। अरे चलो भी, क्यों रुक गई? 100 काम पड़े हैं। पर मम्मी, रोहन ने कहा था 12 बजे का टाइम डालकर निकलना। अभी 12 बजने वाले हैं, इसलिए 5 मिनट रुकी हुई हूँ। कोई कह रहा था ना कि शादी के बाद लड़कियों की सोच बदल जाती है। तेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी, और अभी से रोहन 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 की माला जप रही है तू यहीं बैठ, हम जाकर तेरे लिए लहंगा ले आते हैं। चलो मीनू। और इसी तरह सब कुछ चलता रहता है और 1 महीने बाद खनक की शादी हो जाती है। सीमा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आज से ये घर तेरा हुआ बेटा। अपने ससुराल में पहली रसोई के लिए खनक किचन में जाती है, जहाँ जाकर सीमा कहती है, हर घर में खाना बनाने का तरीका अलग होता है बेटा। हमारे घर में लोग चटपटा खाना पसंद नहीं करते, सबको खाने में ज़रा मीठापन पसंद है। तू बनाती जा, मैं तुझे बता दूंगी। जैसे जैसे सीमा बताती जाती है, खनक वैसे वैसे खाना बनाकर क्रॉकरीज में डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। और क्रॉकरीज देखते ही रोहन कहता है, बच्चे तुम भूल गए ना, हमारे घर में कोई क्रॉकरीज में नहीं खाता। ये हमारे देश की संस्कृति थोड़ी ना है, हम तो स्टील के बर्तन में ही खाना खाते हैं। स्टील के बर्तन, मैं याद रखूंगी रोहन। और इसी तरह पता भी नहीं चलता कब खनक के ससुराल में 15 दिन निकल जाते हैं। और फिर एक रात सीमा कहती है, कल तो बहू को उसके मायके ले जाना रोहन। पर क्यों मम्मी जी? हमारे घर में एक नियम शुरू से चला आ रहा है बेटा। मई जून के महीने में अगर नई दुल्हन अपनी शादी के पहले अपने भाई के घर ना जाए तो फिर वो जीवन भर कभी मायके नहीं जा सकती। वही नियम तेरी सास पूरा करवा रही है। और अगले दिन रोहन खनक के साथ अपने ससुराल पहुंच जाता है। दरवाजे पर घर के दामाद और अपनी बेटी को देखकर दामिनी खुशी से भर जाती है। घर की दोनों बहुएं फौरन नाश्ते की तैयारी करना शुरू कर देती हैं। नहीं भाभी, इतना सब कुछ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये 9 बजे नाश्ता करते हैं, उसके बाद 3 बजे तक कुछ नहीं खाते। अरे पर तू तो खा सकती है ना बेटा। मेरे ससुराल की खाने की टाइमिंग बिल्कुल अलग है मम्मी, तो अब मुझे भी ना वहीं की आदत हो गई है। आप ये सब ले जाइए। खनक को छोड़कर रोहन वापस चला जाता है। और शादी के बाद जो खनक आई थी वो खनक ही नहीं थी। शादी के बाद घर लौटी अपनी ननद का फ्रेंड के पास उसकी दोनों भाभियां जाकर उससे उसके ससुराल के एक्सपीरियंस के बारे में पूछती हैं। अरे कैसे तेरे ससुराल में? मन तो लगता है ना तेरा वहाँ? वही तो भाभी, ससुराल की बात मायके में और मायके की ससुराल में, यही सब करने से घर टूटते हैं। रोहन को ना इधर का उधर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए क्या बताऊँ मैं। वैसे शायद आपने ये मेरा नया आईफोन नोटिस नहीं किया। हमारी फर्स्ट नाइट पर मुझे ये रोहन ने गिफ्ट किया था। वैसे तो कोई काम ही नहीं रहता ससुराल में, सारा का सारा काम मम्मी जी आगे बढ़कर खुद ही कर लेती हैं। मैं तो वहाँ बस आराम करती हूँ। सही बात है, यहाँ तो तुझे बहुत काम करना पड़ता था और वहाँ आराम करती है, इसीलिए तो पतली होकर लौटी है। छोड़िए ना वो सब भाभी, मैं ज़रा अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाती हूँ। खनक अपने कमरे में जाती है और बाहर आकर अपनी भाभी से कहती है, कमरे का रंग कितना अजीब कर रखा है भाभी आपने। पिंक कलर दीवारों पर। पिंक कलर कौन करता है भाभी? वैसे तो फैशन का नॉलेज सबसे ज़्यादा आपको है, पर घर पर कलर हुआ तो दीवारों पर ब्लू या फिर रेड भी तो करवाया जा सकता था। वहाँ मेरे और रोहन के कमरे में तो हर दीवार अलग अलग कलर की है। कलर के लिए डिज़ाइनर से कंसल्ट किया था रोहन ने। लगता है तू भूल गई खनक, जब तेरी शादी हुई थी उस वक्त इस कमरे में गुलाबी रंग तूने ही करवाया था जिद करके। पर अब तुझे ये खुद ही बेकार लग रहा है, आउटडेटेड देहाती लग रहा है, क्योंकि शायद रोहन को रेड और ब्लू पसंद है ना? जो भी हो, चलो आज मैं सबको खाना बनाकर खिलाती हूँ। आज भाभी और मम्मी की किचन से छुट्टी। खनक किचन में जाती है और बहुत सारी वैरायटी का खाना बनाकर सभी के लिए स्टील के बर्तनों में लेकर बाहर टेबल पर लगाती है। हमारे घर में स्टील के बर्तन में कौन खाना खाता है? और ये बर्तन हमारे घर में आए कहाँ से? रसोई के छज्जे पर रखे थे। अच्छी चीज़ें तो आप लोग छज्जे के ऊपर चढ़ा देते हैं। क्रॉकरीज के आइटम में खाने से शरीर में कोई फ़ायदा नहीं होता। पहले तो लोग सोना चांदी के बर्तन में खाते थे, अब हम सोने चांदी के बर्तन तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो स्टील के बर्तन में तो खाओ। स्टील के बर्तन में ही खनक सभी को खाना परोसती है। जैसे ही पहला निवाला करण अपने मुंह में लेता है, ओ खनक, तुमने गलती से दाल में नमक की तरह चीनी डाल दी है। गलती से नहीं भैया, जानबूझकर।
पिछले कितने सालों से एक ही टेस्ट का खाना खा खाकर आपके टेस्ट बड्स बीमार नहीं पड़ गए क्या? अरे थोड़ी वैरायटी तो दो उन्हें। हे राम, दाल में चीनी फिर भी समझ में आती है, पर छोले में मीठा कोई कैसे खा सकता है? हाँ मम्मी, मीठी चटनी डाली है मैंने छोले में। पहले तो हम बहुत बड़ी गलती करते थे मम्मी, नमक और मिर्च खाकर। नमक मिर्च तो खाना ही नहीं चाहिए। रोहन को तो मिर्ची बिल्कुल पसंद नहीं। उफ उफ करने लगते हैं बेचारे। ये खाना शरीर के लिए भी अच्छा रहता है और मन के लिए भी। मुझसे तो अब दूसरा निवाला अंदर नहीं जाएगा, दुकान चलता हूँ मैं। कुछ देर बाद विमला उनके घर आती है और खनक को देखते ही पहली बात पूछती है ये, अरे बेटा दामाद जी नहीं आए? रोहन को टाइम कहाँ है आंटी जी? ये लीजिए, आपने नाम लिया और फ़ोन आ गया। क्या बताओ आंटी, रोहन मेरे बिना ना एक सेकंड भी नहीं रह सकते। तो फिर शादी के 15 दिन बाद ही तुझे यहाँ कैसे छोड़कर चले गए दामाद जी? अरे वो तो मेरे ससुराल का नियम है आंटी जी, वरना 24 घंटे में से 12 घंटे तो वो मुझे फ़ोन करके यही पूछते हैं मेरा हालचाल कैसा है, खाना खाया कि नहीं। सच कहूँ तो उनका जी नहीं लग रहा है और मैं भी किसी तरह दिन काट रही हूँ। बस कुछ दिन और फिर मैं वापस रोहन के पास चली जाऊँगी। और रोहन से फ़ोन पर बात करती हुई खनक कमरे में चली जाती है। रात में सभी लेडीज़ एक साथ बैठी हुई थी, तभी मुस्कान कहती है, बड़े दिनों से हमने कोई शॉपिंग नहीं की, तो कल सारी लेडीज़ शॉपिंग पर चले। अगले दिन सभी मिलकर शॉपिंग पर चले जाते हैं। पर काहे की शॉपिंग? दुकान में पहुँच कर भी खनक सारे कपड़े वीडियो कॉल पर रोहन को ही दिखाती जाती है और दुकान का आधे से ज़्यादा माल खुलवा देती है। आज तो लगता नहीं कि शॉपिंग हो पाएगी। इससे अच्छा जीजा जी को ही बुला लेती खनक। ये वाली साड़ी कैसी लग रही है रोहन? भैया दूसरा पीस दिखा दीजिए, वो वाली। रोहन ये कैसी लग रही है? भाभी ज़रा इधर घूमिए तो। ये भाभी का गाउन कैसा लग रहा है रोहन? ठीक ठाक है। भाभी ये मत लो, रोहन इज़ नॉट लाइकिंग दिस। और इसी चक्कर में सभी के सभी बिना कुछ लिए खाली हाथ वापस घर आ जाते हैं। इस दुकान में ना स्टॉक ही अच्छा नहीं था भाभी। इसी दुकान के कपड़े पहनकर बड़ी हुई है तू, भूल गई क्या? बढ़िया है, तेरे चक्कर में भूख प्यास में मुझे चक्कर आने लगे हैं। आज तो मैं खुद समदन जी को फ़ोन करके कहूँगी कि भाई आप कब अपनी बहू को बुलवा रही हैं। खनक के मायके वाले अब उसकी हरकतों से परेशान हो चुके थे। तभी रोहन का कॉल उसकी भाभी के फ़ोन पर आता है और वो कहता है, भाभी वो रस्म तो ख़त्म हो चुकी है, बट कल मुझे ना एक मंथ के लिए दुबई जाना है, तो उसके बाद मैं आऊँगा आपकी बेटी को लेने। क्या? नेहा और करण पिछले 3 साल से अफेयर में थे। करण का बस चलता तो वो डेट के पहले ही दिन नेहा को अपने घर ले आता, पर नेहा की तो ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई थी और जैसे ही नेहा के ग्रेजुएशन के एग्जाम्स ओवर होते हैं, अपने पूरे परिवार को लेकर करण नेहा के घर पहुंच जाता है। पेट से ही ये सब करना सीख गई थी क्या तू? हैं? अभी तो तेरे ग्रेजुएशन पूरे हुए हैं और करण क्या कह रहा है? सदियों पुराना प्यार है तुम्हारा। मम्मी प्लीज आप डांटिए मत नेहा को, वो घबरा जाती है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उस वक्त वो बेचारी बहुत छोटी थी। अच्छा छोटी थी, छोटी उम्र में ये सब करती हैं लड़कियां। पढ़ने भेजा था मैंने इसे कि ये सब करने। बात तो नहीं बन रही, चलो वापस चलते हैं। अरे आप चुप रहिए जी। अब देखिए बहन जी, आज नहीं तो कल आप अपनी बेटी के हाथ पीले तो करेंगे ही। राजा महाराजा भी अपनी बहन बेटियों को घर पर नहीं बिठा सके, तो हम और आप क्या चीज़ है। अब नेहा अपनी पसंद के लड़के के घर जाए कि आपकी पसंद के, क्या फ़र्क पड़ता है। और किसी ने मना थोड़ी ना किया है। आप बिल्कुल नापिए तोलिए हमारे लड़के को, या आप कहे तो मैं इसे आपके पास ही छोड़कर चली जाती हूँ। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन सारे काम मुझे आते हैं और बिजनेस तो न जाने कितने सालों से संभाल रहा हूं मैं। मम्मी जी आपकी बेटी को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा, मन भी खुश रहेगा और पेट भी। मान भी जाइए मोना जी, लड़का अच्छा है, कमाता है, बीच बाजार में खुद की दुकान है। ये खुसुर पुसुर का ही तो नतीजा है जो ये लड़की आज मेरे सर पर बैठकर नाच रही है। आप तो बोलेंगे ही, आपकी बेटी के लक्षण देखकर पता चल रहा है कि बेटी आप पर गई है। ये बहस चल रही थी कि वहां करण उठकर किचन में चला जाता है और अपने होने वाले सास ससुर के लिए नाश्ता बना कर ले आता है। अब खाकर बताइए मम्मी जी, पापा जी कैसा बना है? आप तो हमें पाप लगवा रहे हैं करण बेटा। देख रही हैं आप मोना जी, यहाँ लड़के वाले आते हैं तो लड़कियों को खाने की ट्रे लेकर उनके आगे खड़ा होना होता है, और यहाँ करण बेटा जी खुद नाश्ता बनाकर हमारे लिए लेकर आए। ये रिश्ता अगर हाथ से निकल गया ना तो याद रखिएगा मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। हाँ, अब लड़का अगर ऐसा हो तो कौन ही रिश्ते के लिए मना कर पाता।
जरा ना नुकुर करने के बाद मोना भी राजी हो जाती है और नेहा करण की दुल्हनिया बनकर उसके घर आ जाती है मुंह दिखाए के वक्त। करण तो बाजी मार गया नयनतारा, बहू तो बिल्कुल कच्ची कली है। बिल्कुल सही कहा भाभी, असली दुल्हन तो इसी उम्र में बनना चाहिए। आजकल लड़की अपने धुन में रहती है, बुढ़ापे में जाकर तो दुल्हन बनती है। तूने ना बिल्कुल सही किया नयनतारा, सही उम्र में लड़की को लेकर आई है। अब तो इसे जैसे भी अपने सांचे में ढालेगी ये ढल जाएगी। पर एक दिक्कत है, इस उम्र की लड़की का मन बहकता बहुत है, जरा ध्यान रखियो। अरे ये क्या बकवास कर रही है तू? मेरा मतलब है कि हमारा करण तो पूरा पका आम है और ये बेचारी कच्ची, तो बचपना तो होगा ही इसमें, जरा संभल के चलना होगा। वहीं पास में बैठा सुरेश सब कुछ सुन रहा था। यही बात मैं जब तेरी माँ से कह रहा था तब इस औरत के दोनों कान फूट गए थे। कहाँ करण 29 साल का, कहाँ ये लड़की 20 साल की, इतना फर्क। सोच में भी तो अंतर रहेगी दोनों के। नेहा में समझदारी आते आते कम से कम 3 साल लगेगा। लड़कियां पहले ही मैच्योर हो जाती है पापा, और पहले के जमाने में तो 10-15 साल के डिफरेंस में भी शादी होती थी ना। वैसे भैया भाभी एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं, अगर कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। भैया दिन भर कपड़े की दुकान में औरतों से डीलिंग करते हैं, वो आराम से हैंडल कर लेंगे भाभी के बचपने को। यहाँ सभी नेहा की छोटी उम्र को लेकर परेशान थे, पर नेहा एक समझदार गृहिणी की तरह रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी कर सभी को खाना परोसती है। मैंने चूल्हे की पूजा कर दी थी मम्मी जी, घर के मंदिर में भगवान को भोग भी लगा दिया और उसके बाद ही सभी को खाना परोसा है। अब सब खा लीजिए, उसके बाद मैं खा लूंगी। देख लिया, आप कह रहे थे छोटी बहू लेकर आए हो, आधा वक्त तुम्हें उसे चीजें समझाने में लग जाएगा। अरे ये तो सब कुछ पहले से ही जानती है। मेरा बेटा हीरा लेकर आया है, हीरा। हाँ भैया, इस बार तो मेरी ही गलती हो गई, माफ करना बहू। और तू क्यों बाद में खाना खाएगी? चल आजा, हमारे साथ ही खाना खाने बैठ जा बहू। वैसे एक बात ध्यान रखना बहू, इस घर में बाकी सभी तो मसालेदार खाना खाते हैं, पर मैं हमेशा सादा खाना ही पसंद करती हूँ। जी मम्मी जी, आपने तो बस 4 ही रोटी खाई, और रोटी दूं? दे दे बेटा, तेरी सास तो 7-8 परोठे यूं खा लेती है। हाँ तो आपका क्या जा रहा है, अपने शरीर का खाती हूँ, खाऊंगी नहीं तो शरीर संभलेगा कैसे? अब नेहा हर वक्त अपनी चीजों के साथ साथ अपने ससुराल वालों की चीजों पर भी ध्यान रखती, ताकि सभी के सामने ये प्रूव कर सके कि भले ही वो उम्र में छोटी है पर समझदारी में बड़ी है। दिन बीतते जाते हैं और ऐसे ही एक रोज नेहा जब अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, वो देखती है कि कुछ दूर बाइक पर बैठा एक लड़का उसकी छत की ओर किसी को देखकर हाथ हिला रहा है। ये अनजान लड़का हमारी छत की ओर देखकर किसे हाय कर रहा है? अभी पकड़ती हूँ। जैसे ही नेहा आगे बढ़ती है, वो लड़का अपनी बाइक ऑन करके फरार हो जाता है। ये कौन था और मेरे आगे बढ़ती ही फरार क्यों हो गया? नेहा इस बारे में अपनी सास को बताने जैसे ही घर के अंदर जाती है, वो देखती है कि छत की सीढ़ियों से उसकी सास नीचे आ रही है। छत पर आप थी मम्मी जी? हाँ बहू, ऊपर के स्टोर रूम में मैंने कुछ सामान रखा था ना, वही लेने गई थी। पर मम्मी जी के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मम्मी जी झूठ क्यों बोल रही हैं? 2 दिन बाद नेहा किचन में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास नयनतारा किचन में आती है। क्या बना रही हो बहू? वही मम्मी जी जो आपने बताया है। प्रिया दीदी के लिए दाल तड़का और चावल, और पापा के लिए इन दोनों के साथ भिंडी की सब्जी, करण के लिए इसके साथ पापड़ और अचार, और आपके लिए चावल और प्लेन दाल। वही तो मुझे लगा है कि बहू तू मेरे लिए सादा खाना बना रही होगी। अरे कब तक सादा खाना खाऊंगी मैं? मेरे लिए भी ना दाल तड़का और चावल, और साथ में भिंडी बनाना बहू। अचानक से सादे खाने से अब मसाले वाले खाने पर कैसे आ गई मम्मी जी? अब सबके लिए तू तड़का बना रही होगी तो मेरे लिए अलग से प्लेन दाल क्यों बनाना है? और अचार और पापड़ देना मत भूलना। ये मम्मी जी का स्वाद अचानक कैसे बदल गया? दोपहर में सभी एक साथ खाना खाते हुए टीवी देख रहे थे। तभी टीवी सीरियल में एक ऐसा सीन आता है जो नेहा के शक को और मजबूत कर देता है। मैं तो उसी दिन समझ गया था पारो कि तुम्हारे जीवन में कोई और है, जिस दिन से तुम्हारी पसंद नापसंद बदलने लगी थी। मीठा खाने वाली मेरी पारो समोसा और चाट उड़ा रही थी। जिस पारो को रंग बिरंगे कपड़े पसंद थे, वो फीके रंग पसंद करने लगी थी। वो पसंद तुम्हारी थी ही नहीं पारो, वो तो कोई और था जिसकी पसंद तुम पर हावी हो रही थी। कहीं ऐसे ही मम्मी जी पर किसी और की पसंद तो हावी नहीं हो रही? उनकी कोई सहेली होगी। मम्मी जी और चावल लाऊं? आज तो आपने ना के बराबर खाना लिया है। तू मुझे मोटी करके नहीं मानेगी क्या है बहू? ऐसे भी चावल में फैट होता है, अपनी बॉडी को तो खुद ही मेंटेन करना होगा ना। मेरा हो गया।
अपनी सास में इतने बदलाव देखना नेहा को नहीं पचता और वो रात को बेडरूम में करण से कहती है, तुम आजकल नोटिस नहीं कर रहे करण, मम्मी जी ना बदली बदली सी लग रही है। वो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। और अब डाइटिंग क्यों करनी है, वो भी इस उम्र में? तबीयत बिगड़ गई तो? अरे हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं बात करता हूँ मम्मी से। अगली सुबह जब सभी नाश्ते का इंतजार कर रहे थे, नयनतारा पार्लर जाने के लिए तैयार होती है। आप कहाँ जा रही है मम्मी? अभी तो आपने नाश्ता भी नहीं किया। अरे मैं आती हूँ ना पार्लर से बेटा, और वहीं बाहर फ्रूट सलाद भी खा लूंगी, तू फिक्र मत कर। नयनतारा हड़बड़ी में बाहर निकलती है। उसका फोन कमरे में ही छूट जाता है। सभी खाने पर बैठे होते हैं कि नयनतारा का फोन उसके कमरे में रिंग होता है। तेरी सास का फोन बज रहा है, लगता है कमरे में ही छोड़कर चली गई। जरा देख तो बहू कौन फोन कर रहा है। नेहा अपनी सास के कमरे में जाती है, जहां उसकी सास के फोन में हार्ट बीट नाम से एक नंबर फ्लैश हो रहा था। राम 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 राम, पापा जी तो बाहर बैठे हैं, तो मम्मी जी ने किसका नंबर हार्ट बीट नाम से सेव किया है? आजकल हर रोज मम्मी जी शाम को बाहर भी निकलती है, फिर ये पार्लर, डाइटिंग, छी 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 छी, इस उम्र में मम्मी जी कोई और रास्ते पर तो नहीं निकल पड़ी? नेहा का शक बढ़ता ही जा रहा था कि रात को 12 बजे नेहा को घर के हॉल में कुछ आवाज सुनाई देती है। नेहा बाहर आती है और देखती है कि बाहर तो कोई नहीं। आवाजें तो आ रही थी हॉल में, वैसे ये खिड़की क्यों खुली है? नेहा खिड़की बंद करने के लिए जाती है कि बाहर वो उसी लड़के को बाइक से वापस जाता हुआ देख लेती है जिसे उसने सुबह में देखा था। वो अभी कुछ समझ पाती कि वो अपनी सास को वॉशरूम से उनके कमरे की ओर जाता देख लेती है। अब तो नेहा को यकीन हो जाता है कि उसकी सास का इस अनजान लड़के से चक्कर चल रहा है। वो सीधा अपने कमरे में जाती है और करण को उठाती है। मुझे बच्ची कहा जा रहा था। अरे भाई, मैं बिगड़ सकती थी, मुझ में बचपना है, 20 साल की लड़की हूं मैं। पर मम्मी जी, उनको क्या हो गया? 45-50 की कोई उम्र होती है बिगड़ने की? इतनी छोटी उम्र के लड़के से अट्रैक्टेड है मम्मी जी। अभी तो दीदी की शादी भी नहीं हुई, बेटी कंवारी है और माँ अपनी डोली उठाने तैयार बैठी है। अगर पापा जी को पता चल गया तो उन्हें सदमा लग जाएगा, और कहीं उन्हें हार्ट अटैक आ गया तो बदनामी तो मेरी होगी ना। लोग तो कहेंगे बहू के आने से ससुर चल बसा। अरे पागल हो गई हो क्या? पापा ठीक कहते थे, इतनी छोटी उम्र की लड़की मत लेकर आओ, उसे समझाते समझाते परेशान हो जाओगे तुम। ऐसा ही होता है छोटी उम्र की लड़कियों का दिमाग। इस बार ये गलती कर दी तुमने, दोबारा से मेरी माँ के बारे में मेरे सामने कुछ कहने की जरूरत भी मत करना। पर नेहा कहाँ रुकने वाली थी, वो तो अपनी सास पर नजर रखने लगती है। आज ठीक 11 बजे जैसे ही नेहा उस लड़के की बाइक को आता देखती है। प्रूफ मांग रहा था ना करण मुझसे, अब मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी, सीधा पापा जी को ही बताऊंगी। नेहा सारी बात जाकर अपने ससुर को बताती है। नहीं, बहू कहते ये झूठ है। इस उम्र में तेरी सास, नहीं नहीं नहीं, अब मुझे समझ में आया कि क्यों ये औरत पार्लर के चक्कर पर चक्कर लगा रही थी। जिस औरत ने कभी 4 इंच से छोटी बाजू का ब्लाउज नहीं पहना, वो आजकल स्लीवलेस ब्लाउज पहने जा रही थी। बहू, तुझे कोई गलत फहमी तो नहीं हुई ना? मुझे पता था आपको भी ये बात सच नहीं लगेगी, इसलिए मैं आपको प्रूफ दिखाने लेकर आई हूँ। और घर की खिड़की से छुपकर दोनों ससुर और बहू बाहर देखते हैं, जहां नीचे से वो अनजान लड़का नेहा के घर की छत की ओर देखकर फ्लाइंग किस कर रहा था और ऊपर से नयनतारा नीचे देखकर फ्लाइंग किस कर रही थी। हाँ, ये दृश्य देखकर सुरेश तो वहीं बेहोश हो जाता है। पापा जी, दीदी जल्दी यहाँ आइए, ये देखिए पापा जी को क्या हो गया। करण, कोई है? कोई तो। मम्मी जी क्या आएंगी? ये तो उन्हीं के कारण हो रहा है। क्या हो गया पापा को? बताया था मैंने कि मम्मी जी जिस रास्ते पर चल पड़ी है वो गलत है, पर तुम थे कि मानने को तैयार नहीं थे। सब कुछ पापा ने अपनी आंखों से देख लिया, और देखो क्या हालत हो गई इनकी। अरे जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। तभी प्रिया भी भागती हुई वहां आती है। कहाँ थी दीदी आप? ये देखिए क्या हो गया पापा जी को। वही तो देख रही हूँ भाभी, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। तभी अपनी आंखें खोलता हुआ सुरेश कहता है, कोई किसी को फोन नहीं करेगा। यह बात घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए बेटा। मैं लुट गया बेटा, अब तेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी। पापा आप गलत समझ रहे हैं, वो क्या है ना कि मैंने सब कुछ देख लिया बेटा। वो चुम्बन है, भगवान छी 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 छी, कितना गिर गया है ये समाज, मुझे नहीं जीना। वो चुम्बन नहीं था पापा। भाभी आप समझाइए ना पापा को। मुझे कोई समझाएगा कि क्या हो रहा है?
तेरी माँ के लक्षण कुछ दिन से बदले बदले थे। बहू वो सब कुछ नोटिस कर रही थी। उसने मुझे बताया कि आजकल कोई लड़का आता है और तेरी माँ से मिलता है। तेरी माँ के फोन में उस लड़के का नंबर हार्ट बीट से सेव भी है और वो हर रोज छत से उसे इशारा करके बुलाती है। अरे आज तो मैंने दोनों को फ्लाइंग किस करते हुए देख लिया बेटा। क्या मम्मी ऐसी कब से हो गई? मुझे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही। पर शायद ये सच भी हो सकता है, क्योंकि 40 के बाद औरतों का दिमाग फिरता है। मेरी दुकान में भी ना बहुत सारे जेंट्स आते हैं, सबकी यही शिकायत रहती है। लोगों से गलतियां हो जाती है पापा, हमें मम्मी से बात करनी चाहिए। मम्मी से क्या बात करेंगे आप लोग? गलती पापा की है। क्यों तैयार होकर नहीं रहते आप? यहाँ मम्मी स्लीवलेस पर स्लीवलेस पहन रही है और आप अपनी उम्र से 10 साल और पुराने कपड़े पहन लेते। जरा टी शर्ट जीन्स पहनना शुरू कीजिए। उन्हें पसंद भी तो वही आया है ना, टी शर्ट पैंट वाला लड़का। पर तेरी सास ने खुद ही मुझे ऐसे कपड़े ला कर दिए थे बेटा। मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। यहाँ नीचे सुरेश का संसार लूट रहा था। वहां नयनतारा अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। कुछ देर बाद हंसती हुई नयनतारा नीचे आती है। सभी उसे एकटक देखने लगते हैं। फोन कर उस लड़के को और यहाँ बुला। किसे? कौन से लड़के की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, अब आप बताना नहीं चाह रही मम्मी जी तो कोई बात नहीं। पापा जोर जबरदस्ती करनी ही क्यों है? आप बस मम्मी जी का फोन अपने पास रख लीजिए। वैसे भी वो दोबारा आएगा ही। दिन में 2 बार खूबसूरती का दीदार करने आते हैं ना लाड साहब। और रात को ठीक 1 बजे रोज की तरह जैसे ही विपुल दरवाजे पर आता है, करण, सुरेश और बाकी सभी मिलकर उसे दबोच लेते हैं। विपुल, तुम्हारा चक्कर मेरी माँ के साथ है? अरे मेरा चक्कर तो तुम्हारे साथ है। हे भगवान, ये लड़का मेरी माँ मेरी बहन दोनों के साथ एक साथ चक्कर चला रहा है। ननद पर निगाहें और सास पर निशाना। लूटने के लिए तुझे हमारा ही घर मिला था क्या, आवारा लड़के? और दीदी आप तो पता करती ये लड़का कैसा है। और सुरेश फिर से बेहोश हो जाता है। ये तेरे पापा जी बार बार बेहोश क्यों हुए जा रहे हैं? मैं नहीं जाती इस लड़के को। ऐ लड़के, कौन हो तुम? पर मैं आपको जानता हूँ आंटी जी। देखा जानता ही है मम्मी जी को। और मम्मी जी को आंटी क्यों बोल रहा है? प्रिया ने मुझे बताया आपके बारे में। मैं प्रिया को पसंद करता हूँ आंटी जी, और प्रिया भी मुझे पसंद करती है। पर आप लोग इस तरह मुझे कंबल में बांध कर मारते हुए क्यों लेकर आए? क्या प्यार करना गुनाह है? बताइए करण भैया, आपने भी तो लव मैरिज किया। अच्छा हुआ कि तुम्हारा और प्रिया का रिश्ता हमारे सामने आने से पहले तुम्हारा और मेरी माँ का रिश्ता मेरे सामने आ गया। शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी माँ की उम्र की औरत के साथ? छी! और मम्मी, आपको शोभा देता है? आप रात को इस लड़के से मिलती हैं, सुबह 11 बजे छत पर इसे फ्लाइंग किस देती हैं। अगर कोई देख लेता तो? अरे क्या बके जा रहा है? मैं तो सुषमा के पोते को फ्लाइंग किस दे रही थी। अच्छा, और रात को 1 बजे आप हॉल में नहीं आई थी? अरे बहू, वो क्या है ना, रात को मुझे भूख लग जाती है तो मैंने चिप्स का पैकेट ला कर रखा है, वही हॉल में बैठकर खाती हूँ और खिड़की से पैकेट बाहर फेंक देती हूँ। अब विपुल सब समझ जाता है। मैं समझ गया, ये ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं। तुम बता दो ना प्रिया, जब मैं तुमसे मिलने आता हूँ तो तुम कहाँ होती हो? 2nd फ्लोर पर। और इत्तेफाक से जब मैं तुम्हें 2nd फ्लोर पर हाई कर रहा था, उसी वक्त तुम्हारी मम्मी छत पर किसी और को हाई कर रही थी। भाभी को खिड़की के अंदर तुम तो नहीं दिखी, पर छत पर खड़ी हुई तुम्हारी मम्मी दिख गई, इसलिए भाभी को कुछ और लगा। और रात को भी जब तुम मुझसे मिलकर जाती होगी, मम्मी चिप्स खाने आती होंगी, इसलिए भाभी हमेशा मम्मी जी को वहां देख लेती होंगी। तो मम्मी की फोन में हार्ट बीट से किसका नंबर सेव है? और मम्मी का ये सजना सवरना? अरे भाई, मम्मी मेरी सुपरस्टार नाम का एक शो आ रहा है हमारे शहर में ऑडिशन लेने के लिए, तो सुंदर तो दिखना पड़ेगा ना मुझे, उसी की तैयारी में लगी हुई हूं मैं। और हार्ट बीट तो गलती से तेरी मौसी का नंबर मेरे फोन पर सेव हो गया था। अब सभी समझ जाते हैं कि ये ब्लंडर नेहा के कारण हुआ है। खुद को मैच्योर साबित करने के चक्कर में उसने चीजों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। सभी मिलकर नयनतारा से माफी मांगते हैं और विपुल से भी। विपुल और प्रिया के इस प्यार को पूरा घर एक्सेप्ट कर लेता है और प्रिया की शादी विपुल से हो जाती है।